दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे ऊपर वाला तो बनाकर नहीं भेजता, लेकिन इंसान यहाँ पर आकर उस रिश्ते को बनाता है और निभाता भी है। लेकिन आज के समय में लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से किसी से दोस्ती करने से भी डर लगता है। ऐसा ही कुछ आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। क्या हुआ था ऐसा जिससे दोस्ती करने से सभी को डर लगने लगा? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के छपरा में एक रेवलगंज थाना पड़ता है। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव होता है जिस गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है। लड़के का नाम होता है रोहित। रोहित जो होता है वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी गांव के अंदर रहा करता है और अपना छोटा मोटा काम इधर उधर करने लगता है। अब यहाँ पर जो उसके माता पिता होते हैं वो सोचते कि क्यों ना अब रोहित की शादी करा दे और उसके बाद उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढकर एक प्रिया नाम की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। 2020 में रोहित की प्रिया से शादी होती है और शादी होने के बाद जो प्रिया है वो दुल्हन बनकर उसके घर में आती है और अच्छी तरह से घर को संभालने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इनको 2 बच्चे हो जाते हैं। 2022 आते आते रोहित जो होता है वहीं पर मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी रुपया पैसा उसे मिला करता उस पैसे को अपने परिवार के भरण पोषण में लगा दिया करता है। लेकिन एक दिन की बात होती है जब रोहित और उसकी पत्नी रात के समय आराम कर रहे थे तो तभी यहाँ पर जो रोहित होता है वो कहने लगता है कि सुनती हो? तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि हाँ बताओ क्या हुआ? तो वो कहता है कि हमारे बच्चे अगर अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएंगे तो उनको मेरी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर पत्नी प्रिया कहती है कि हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं क्योंकि तुम्हारी कमाई तो उतनी है जिससे घर का खर्च चल जाता है और पढ़ाई लिखाई में आजकल काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा करते हैं। इस बात को सुनकर रोहित कहने लगता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं कहीं बाहर जाकर पैसा कमाऊं। सुना है बाहर अच्छे खासे पैसे मिला करते हैं और महीने पर अगर सैलरी मिलेगी तो उससे अच्छा खासा मुनाफा भी बच जाएगा और उसके बाद हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर रोहित की ये बात प्रिया को बड़ी अच्छी लगती है और वो कहती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो ऐसा ही कर लेते हैं, लेकिन आप जाओगे कहाँ? तो यहाँ पर रोहित कहता है कि मैंने ना पता कर लिया है, गुजरात के अंदर नौकरी मिल जाया करती है, भले अनपढ़ हो या कैसा भी हो उसे नौकरी मिल जाती है और महीने टू महीने उसकी सैलरी मिल जाया करती है। इस बात को सुनकर प्रिया कहती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो गुजरात चलने की तैयारी करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं और कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रोहित होता है वह अपने परिवार से बात करता है और बातचीत करने के बाद गुजरात जाने का मन बना लेता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सीधा यहाँ से गुजरात चला जाता है और वहाँ पर एक किराए का कमरा लेकर वहीं पर अपने परिवार को रखने लगता है। यहाँ पर आने के बाद उसे नौकरी भी मिल गई थी और एक प्राइवेट कंपनी के अंदर वह नौकरी करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है। रोहित का जो रूम होता है वो उसकी कंपनी से थोड़ा दूर होता है क्योंकि कंपनी के जो नज़दीक क्वार्टर मिल रहे थे वह काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे थे, तो इसी वजह से रोहित वहाँ से थोड़ा दूर ले लेता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सफ़र तय करना पड़ेगा लेकिन कुछ पैसे तो बचेंगे। ऐसा सोचकर रोहित वहाँ से दिन रात एक करके मेहनत करता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ रोहित के पास कुछ पैसे भी इकट्ठे होते हैं, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाने लिखाने लगता है और यहीं पर रहने का फैसला करता है। उसने पैसे बचाकर अपने लिए एक बाइक भी ले ली थी और उस बाइक से अब कंपनी जाया करता और वहां से वापस लौटा करता। धीरे धीरे 1 साल कब कंप्लीट हो जाता है इनको पता भी नहीं चलता है और समय आ जाता है 2023 का। अब 2023 में रोहित का एक दोस्त होता है जो उसके गांव में होता है जिसका नाम राकेश होता है और राकेश जिसकी उम्र 27 साल है फिलहाल के टाइम में। जो राकेश होता है वह रोहित से कहने लगता है कि यार तू तो बड़ा अच्छा पढ़ा, वहां पर अपनी अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा तो यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है और तू मुझे अपने पास बुला ले, मैं भी वहीं पर काम कर लूंगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रोहित होता है वह उसका दोस्त था तो वह उससे मना नहीं करता है, कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पर, मैं भी तुम्हें उसी कंपनी में नौकरी लगा दूंगा जिस कंपनी के अंदर मैं काम किया करता हूँ और कोई भी दिक्कत नहीं है, बस तू आ जा वहां से। इसके बाद जो राकेश होता है वो बड़ा ही खुश होता है और वहां से अपना बैग पैक करता है और बैग पैक करने के बाद सीधा गुजरात पहुंच जाता है। गुजरात में जाने के बाद वह रोहित के क्वार्टर पर ही रुकता है और वहां पर जो रोहित होता है वह उसके लिए कंपनी में बात भी कर लेता है।
जब यहाँ पर राकेश की नौकरी लग जाती है तो नौकरी लगने के बाद जो रोहित होता है वह उसे एक दूसरा कमरा दिला देता है अपनी साइड का ही, और कहता है कि भाई तू यहाँ पर रह ले, क्योंकि यहाँ पर बच्चे और मैं है ना, ज़्यादा जगह नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद राकेश को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वह साइड का कमरा लेता है, क्योंकि अब तक तो ये था कि अगर नौकरी ना मिले तो उसके पहले कमरा लेकर क्या करेगा। तो इसी वजह से अब राकेश कमरा ले लेता है, क्योंकि उसकी नौकरी लग गई है और यहाँ पर रोहित के साथ कंपनी में नौकरी करने लगता है। रोहित जो होता है उससे कह देता है कि देख भाई तू अकेला है और तुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तू वैसे भी मेरा दोस्त है, तो यहीं पर खाना खा लिया करना, तेरी भाभी खाना बना देगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। राकेश वहीं पर उसके पास बैठकर खाना खाता है और खाना खाने के बाद उसी कमरे के अंदर रहकर उस नौकरी को करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जब इनकी शिफ्ट इधर उधर हो जाती है, यानी कि जैसे एक दिन किसी दिन जो रोहित होता है वह तो दिन में नौकरी करता है और यहाँ पर जो राकेश होता है वह रात में नौकरी करता है। तो उसी दिन शाम के समय जब राकेश खाना खाने के लिए रोहित की पत्नी प्रिया के पास जाता है तो वहां पर जाकर खाना खा लेता है और उसके बाद प्रिया से बात करने लगता है। कहता है कि भाभी देखो कितने दिन हो गए हैं वहां से आए हुए और मेरा तो मन नहीं लगता अकेले उस कमरे में पड़े पड़े, तो क्या मैं यहाँ पर लेट जाऊं। अब इस बात को सुनकर जो प्रिया होती है वह मुस्कुराने लगती है, क्योंकि अब तक बच्चे सो गए थे, और उसके बाद वह कहती कि ठीक है यहाँ पर लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रात की तो बात है, वैसे भी तुम्हारे भैया सुबह आने वाले हैं। इसके बाद रोहित इस बात को समझ जाता है और उसके बाद वहीं पर आराम करने लगता है। वहां पर आराम करते करते अचानक से रात के समय इन दोनों के बीच में वो हो जाता है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रोहित ने राकेश को यहाँ पर नौकरी दिलाई थी, उसके रहने खाने का इंतजाम किया था और उसके लिए एक दोस्त वाले पूरे फर्ज निभाए थे, लेकिन इसने दोस्त के साथ गद्दारी की थी और ऐसा किया था जैसा कहा करते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। इसके बाद जब एक बार यह सब कुछ हो जाता है तो अब सिलसिला रोज रोज का होने लगता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ 23 से 2024 आ जाता है, 2024 से 2025 आ जाता है और ये साल कब बीत गए इन लोगों को पता ही नहीं चलता है। रोहित को इस बारे में कुछ भी महसूस नहीं होता है कि उसकी पत्नी और उसका दोस्त एक दूसरे के साथ बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो उसे कानों कान इस बात की कोई भी खबर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो राकेश होता है उसने अपनी ड्यूटी बदल वाली थी, यानी कि जैसे रोहित तो दिन में ड्यूटी किया करता तो राकेश रात में किया करता है, अगर राकेश दिन में किया करता तो रोहित रात में किया करता है। इस तरह की ड्यूटी दोनों की हो गई थी और यहाँ पर सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर रोहित के गांव में एक शादी होती है और उस शादी के अंदर रोहित को पूरे परिवार के साथ बुलाया जाता है। जैसा होता है ना कि घर परिवार में कोई शादी है तो वहां पर बुलाया जाता है। तो इसी तरह से जब रोहित को पता चलता है कि परिवार में शादी है तो वह वहां पर आने के लिए तैयार हो जाता है और 1 दिसंबर 2025 को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में राकेश के साथ भी वहां से छुट्टी लेकर वापस आ जाता है, क्योंकि राकेश भी उसी गाँव का था और वह भी उस शादी में शामिल होने वाला था। इसके बाद यहाँ पर सभी लोग वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं और गांव के अंदर उस शादी में शामिल होने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे 9 दिसंबर आता है तो 9 दिसंबर की शाम को जो रोहित होता है वह अपने घर में आराम कर रहा था। रात के समय अच्छी तरह से सोया था, लेकिन दूसरे दिन उठकर जैसे उसकी पत्नी देखती है तो वो बिस्तर में कहीं भी नहीं मिलता है। यहाँ पर वह अपने परिवार वालों को बताती है कि देखो रोहित नहीं मिल रहा, देखना जरा कहाँ चला गया सुबह सुबह, कि इसका कोई अता पता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर उसके परिवार वाले भी उसको इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन रोहित का कोई भी अता पता नहीं होता है। उसके बाद ये बात धीरे धीरे गांव में फैलती है और गांव वाले भी उसको इधर उधर ढूंढने लगते हैं। इधर उधर जो जंगल था, घर से थोड़ी दूर एक जंगल था, साथ में कुछ लोग खेतों पर जाते हैं और ऐसे घूमते घूमते एक व्यक्ति जब रेलवे ट्रैक पर जाता है तो वहां पर उन्हें रोहित पड़ा हुआ मिल जाता है, जो कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब वह व्यक्ति गांव के सभी लोगों को बताता है, रोहित के परिवार वाले भी आ जाते हैं और जब सभी लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं तो वे देखते हैं कि रोहित इस ट्रेन की चपेट में आकर इस दुनिया को छोड़कर नहीं गया है, उसके शरीर पर काफी जख्मों के निशान हैं। इस बात को देखकर जो गांव वाले होते हैं वो मिलकर पुलिस को बुला लेते हैं और जैसे ही पुलिस यहां पर आती है तो रोहित को देखने के बाद वह भी समझ जाते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना इसे दिखाया जा रहा है और ये तो इसे किसी ने इस दुनिया से विदा किया है। इसी वजह से जो पुलिस वाले होते हैं वो रोहित को तो पीएम के लिए भेज देते हैं और उसके बाद अब इस केस की तहकीकात करने लगते हैं। परिवार वालों से पूरी तरह से इस बात की पूछताछ की जाती है, इधर गांव वालों से भी इस बात की पूछताछ की जाती है, लेकिन जब पूछताछ से उन्हें कोई भी मामला समझ में नहीं आता और जब सभी लोगों से पूछते कि इसका व्यवहार कैसा था तो सभी लोग बताते हैं कि रोहित तो बड़ा ही सीधा साधा था, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पर
पुलिस वाले अब तकनीकी जांच करने लगते हैं। सोचते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले तकनीकी जांच करनी होगी और उसके बाद ही पर्दाफाश होगा। इधर अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी और जैसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ये साफ हो जाता है कि रोहित को पहले बुरी तरह से पीटा गया है और उसके बाद उसे इस रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया है। तो यहाँ पर यह तो क्लियर हो गया था कि किसी ने इसे दुनिया से विदा किया है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका ना तो कोई बैरी है और ना ही किसी से वो ज्यादा मतलब रखा करता है, उसके साथ भला ऐसा कौन कर सकता है। ये गुत्थी पुलिस के लिए उलझती जा रही थी और इसके बाद जो पुलिस होती है रोहित के नंबर की कॉल डिटेल वगैरह निकालती है, सीडीआर लोकेशन वगैरह निकालती है और कॉल डिटेल में तो कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही पुलिस सीडीआर लोकेशन निकालती है तो यहाँ पर जो रोहित के मूवमेंट होते हैं उनको ट्रैक करने के दौरान उनकी रडार में एक और नंबर आता है जो कि रोहित का जानने वाला था, जिसका नाम होता है राकेश। अब उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो राकेश को उठा लेते हैं और उठाने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं तो पहले तो वो मना करता है और कहता है कि साहब मुझे तो उसने नौकरी दिलाई थी, मेरी जिंदगी तो संवार दी थी, मैं भला उसके साथ ऐसा वैसा क्यों करूंगा और मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जब पुलिस वाले उसकी कॉल डिटेल के बारे में पूछते हैं तो यहाँ पर वो कुछ ऐसी बातें कर देता है जिनसे पुलिस को उस पर शक हो जाता है कि हो ना हो इस सारी घटना के पीछे यही है। और उसी वजह से पुलिस वाले जब अपनी सख्ती से उससे पूछताछ करते हैं तो उसके बाद जो राकेश होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी बयां कर देता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर वो बताता है कि साहब मेरा उसकी पत्नी के साथ जिस दिन से मैं वहां पर गया था उसके बाद से ही अवैध प्रेम प्रसंग थे और इसी के चलते हमारा वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, रोहित को बिल्कुल भी नहीं पता था और मैं और उसकी पत्नी प्रिया एक साथ अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब 1 दिसंबर को ये यहाँ पर आ जाता है शादी के लिए तो उसके बाद हम लोग मिलने के लिए घर के पास ही का जो जंगल होता है उसके अंदर जाने लगते हैं और वहां पर जाकर हम एक दूसरे से मिला करते हैं। अब 1 से 2 दिसंबर आता है, 2 से 3 दिसंबर आता है और मैंने इस बारे में अपने एक दोस्त को भी बताया था और जैसे ही दोस्त को ये पता चलता है कि भाई रोहित की पत्नी के साथ ही अवैध प्रेम प्रसंगों में है तो उसके बाद जो मेरा दोस्त होता है वो मुझसे कहने लगता है कि यार मुझे भी इससे मिला दे और मैं भी इससे मिलना चाहता हूं। तो उसके बाद मैं अपने दोस्त को भी लेकर वहां पर जाने लगता हूं और वहां पर हम तीनों एक साथ मिला जुला करते हैं। लेकिन तभी जैसे 4 दिसंबर होता है और 4 दिसंबर की रात को रोहित की पत्नी प्रिया मिलने के लिए जंगल की तरफ आती है तो जब ये वहां से वापस लौट रही थी उससे पहले रोहित की नींद खुल जाती है और वह जब घर से बाहर निकलकर इसे देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये जंगल की तरफ से आ रही है और यहाँ पर वह उससे पूछने लगता है कि तू कहाँ गई थी। तो यहाँ पर जो प्रिया है वह कहने लगती है कि मैं कहीं भी नहीं गई थी, मैं तो वैसे ही घूमने के लिए चली गई थी। अब यह बात बिल्कुल संदेहजनक थी कि रात के समय उसकी पत्नी इस तरह से जंगल में घूमने के लिए क्यों जाएगी, वो भी उस समय जब सभी लोग सो रहे हैं। तो उससे कहने लगता है कि देखो कुछ ना कुछ गलत काम तुम कर रही हो और ऐसा बिल्कुल भी मत करो, ये बिल्कुल से गलत है। लेकिन पत्नी उसकी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती है और सिरे से खारिज कर देती है, कहती कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो पति होता है वो फिलहाल तो चुपचाप रह जाता है, लेकिन उसके बाद वह उस पर निगाह रखने लगता है रात के समय। अब जो पत्नी है उसे भी महसूस हो गया कि पति को ये बात पता चल गई है, तो वह अब 3-4 दिन बिल्कुल भी नहीं जाती है और धीरे धीरे 9 दिसंबर आ जाता है। 9 दिसंबर की रात को फिर से हम दोनों दोस्त जाकर जंगल में खड़े हो जाते हैं और उसी दौरान जो प्रिया होती है उसकी पत्नी वो भी आ जाती है। लेकिन आज रोहित पूरी तरह से सतर्क था और इसी वजह से वो उसके पीछे पीछे वहीं पर चला जाता है और मैंने अपने दोस्त को रखवारी के लिए खड़ा कर रखा था और जैसे ही वो रोहित को आता हुआ देखता है तो एकदम से उसे पकड़ लेता है और हम दोनों को भी वहां पर बुला लेता है। अब जैसे वो आवाज लगाता है तो वो दोनों भी वहां पर आ गए थे और उसके बाद ये तीनों जन मिलकर उसे इस दुनिया से विदा कर देते हैं और यहां से उठाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। अब ये पूरा के पूरा बयान राकेश ने पुलिस वालों के सामने दिया था और इस बयान के बेस पर रोहित की पत्नी, राकेश के उस दोस्त को, राकेश को तीनों को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाती है। अब यहाँ पर यह बात जब गांव वालों के सामने निकल कर आती है तो वो लोग भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और बहुत ही निंदा करते हैं इस काम की जो राकेश ने किया था। बाकी आप लोग जो कुछ भी इस कहानी के बारे में कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और उनके कमेंट देखकर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहला नाम आता है राजेंद्र धीरू जी का।
जो हमें लिखते हैं कि जीतू भाई, मैंने आपकी कहानी आज पहली बार सुनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। पहले मैं सुदेश भाई की कहानी सुनता था। तो राजेंद्र धीरू भाई, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। उससे अगला नाम आता है सुजीत कुमार भाई का, जो हमारी हर वीडियोज पर बहुत ही प्यारा कमेंट भेजा करते हैं। तो सुजीत भाई जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। अगला नाम आता है जयकर पांडे जी का। जयकर पांडे जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। आगे हैं संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। आगे हैं रजत सैनी जी, बोलते हैं राम राम जी। राम राम रजत सैनी जी, सुनाइए कैसे हो, ठीक ठाक तो हो ना। अगला नाम आता है गणेश कुमार जी का। गणेश कुमार जी कहते हैं कि जीतू भाई, मैंने आपकी कहानी आज ही सुनी है और बहुत अच्छी लगी कहानी। पहले मैं सुदेश भाई की कहानी सुनता था। गणेश कुमार जी उत्तर प्रदेश, जिला प्रतापगढ़ थे। तो गणेश कुमार जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।